अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान मंसूर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल विजडम विलेज पर। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सीवीज़ के अंदर की जाने वाली कॉमनली 20 गलतियों का तज़किरा किया था। उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। बहुत से दोस्तों ने एक रिक्वेस्ट की जिसकी वजह से मैं आज ये दूसरी वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी, सर आपने ये तो बता दिया कि भाई सीवीज़ में कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए या कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमारी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती या रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन आप ये भी ज़रूर प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें कि एक स्टैंडर्ड सीवी किस तरीके से बनाई जाती है, उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए या क्या चीज़ उस सीवी को मुनफरद कर देगी जिसकी वजह से वो रिक्रूटमेंट करने वाले या शॉर्ट लिस्टिंग करने वालों की नज़र में वो फेवरेट हो जाए या वो उन्हें अट्रैक्ट कर पाए। दोस्तों, आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एक स्टैंडर्ड सीवी होती क्या है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका तालीमी रिकॉर्ड, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है उसकी इन्फॉर्मेशन, आपने अगर कोई जॉब की है, आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक्सपोजर है उसकी इन्फॉर्मेशन, आपने कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, आपने कुछ गैर मामूली एक्टिविटीज़ का आप हिस्सा रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सीवी का पार्ट होती है। फ़र्क क्या है या क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सीवीज़ कुछ सीवीज़ बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट हो जाती हैं और कुछ सीवीज़ बार बार भेजने पर भी नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ता है। फ़र्क ये है कि बहुत सी ऐसी नॉमिनल मिस्टेक्स हैं जो कि हम डिटेल से डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनकी वजह से एक शॉर्ट लिस्टिंग करने वाले शख्स को उलझन का बायस बन जाती है वो सीवी, और उसको डिटेल में जाने से पहले ही विद इन 30 सेकंड्स एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि सीवीज़ जब भी इनिशियल बेसिस पे उसे देखा जाता है तो जस्ट 30 सेकंड से 40 सेकंड्स तक उसे दिए जाते हैं। कोई भी सीवी इससे ज़्यादा टाइम तक मॉनिटर नहीं की जाती, देखी नहीं जाती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीवी को थॉरोली देखा जाए, डिटेल से देखा जाए, तो जो अभी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ये सारी खूबियाँ उस सीवी में होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले सीवी में आप अपना नाम लिखें और कोशिश करें कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स कॉम्बिनेशंस या 3D इफेक्ट्स ना इस्तेमाल करें। नाम के लिए जो फॉन्ट साइज़ है मैक्सिमम 14 या 16 18 से ऊपर आप हरगिज़ ना करें। बहुत ज़्यादा उसको प्रोमिनेंट भी ना करें और बहुत ज़्यादा उसे शॉर्ट स्लिप भी ना करें। अपना नाम लिखने के बाद पहले एक कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मेट, वो सारी डिटेल्स में हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जो जो खामियाँ अमूमन पहले नज़र में आती नहीं हैं। व्हाट इज़ गुड फॉर सीवी, आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अपना नाम लिखें और उसके नाम के फ़ौरन बाद प्रोफेशनल समरी अपनी मेंशन करें। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है दोस्तों, से तवज्जो से सुनिएगा। प्रोफेशनल समरी क्या चीज़ है? प्रोफेशनल समरी से मुराद ये है कि आपकी आगे जो जितनी भी सीवी है, चाहे वो 1 सफ़े की है, 2 की है, 3 की है, वो सारी सीवी को अगर कोई शख्स पढ़ ले तो दी बेस्ट है। अगर वो सीवी को अगर कोई ना पढ़े और आपके मुतल्लिक शॉर्टली अगर वो सब कुछ जानना चाहे कि भाई आपके पास क्या ऐसी गैर मामूली खूबी है कि वो इदारा, वो एनजीओ, वो कंपनी आपकी सर्विसेज को हासिल कर ले, तो वो प्रोफेशनल समरी में ये सारी चीज़ें मेंशन करना होती हैं। लेकिन प्रोफेशनल समरी को लिखते वक्त आपने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है। नंबर 1, प्रोफेशनल समरी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल समरी को हमेशा 3 से 5 लाइन्स, ज़्यादा हो जाए 6 से 7 लाइन से ऊपर तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और जो फ्रेजेस, जो सेंटेंसेस आप उसमें इस्तेमाल करें वो इंतहाई सिंपल होना चाहिए। कुछ दोस्तों को मैंने देखा है कि भी वो एफिशिएंसी दिखाने के चक्करों में ऐसी ऐसी मुगल्लस इंग्लिश, ऐसे ऐसे मुश्किल अल्फाज इंग्लिश के ढूंढ के लेके आ रहे होते हैं जिनकी उन्हें खुद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और बाज़ औक़ात वो ग्रामेटिकली देखने में इस तरह फील हो रहा होता है कि भी शायद इस प्रोफेशनल समरी को लिखने वाले को अपनी स्किल एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो इंग्लिश या अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि उस प्रोफेशनल समरी को जो भी शख्स पढ़े विद इन 30 सेकेंड्स वो उसको पढ़ के ये असेस कर ले कि मुझे इस सीवी को आगे डिटेल्ड में स्टडी करना है। प्रोफेशनल समरी के अंदर अपनी तालीम का हल्का सा आप इन्फॉर्मेशन दें, एक लाइन के अंदर, सेंटेंस के अंदर एक्सप्लेन कर दें कि आपके पास फाइनल डिग्री कौन सी है, उसके साथ साथ आपके पास कितने साल या कितने अरसे का एक्सपीरियंस मौजूद है और मेन कोर कॉम्पिटेंट स्किल्स कौन कौन सी आपके पास हैं। उसके साथ आप ये भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, आपके पास कोई पब्लिकेशंस हैं, आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को अब तक कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं।
कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि उस इदारे या उस पोजीशन के लिए वैल्यूएबल हो सकती है या आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करें। बट अगेन आई एम सेइंग उसे सिंपल तरीके से लिखें प्लस मुख्तसर लिखें। प्रोफेशनल समरी के बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल है या आपको लिखनी चाहिए वो है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या आपकी जॉब प्रोफाइल। सबसे पहले जैसे डिटेल्ड मिस्टेक्स वाली चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जब भी आप अपना जॉब एक्सपीरियंस लिखें या अपनी करियर या प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने लगें, तो सबसे टॉप के ऊपर आपकी लेटेस्ट या आपकी लास्ट जॉब आनी चाहिए या आपकी करंट जॉब आनी चाहिए। दोस्त इसमें मिस्टेक्स ये कर लेते हैं कि भी इसके अंदर मिड में या एंड में जो है अपनी लेटेस्ट डाल देते हैं और जो ओल्डेस्ट जॉब है वो टॉप पे ले आते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। सबसे पहले आपने अपनी करंट जॉब या लेटेस्ट या आखिरी जॉब का तज़किरा करना है। उसके अंदर भी आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से कॉम्पैक्ट और कंसाइज दें कि उसको पढ़ने वाले को आपके मुतल्लिक और उस जॉब के मुतल्लिक सारी चीज़ें पता चल जाएँ। लाइक सबसे ज़्यादा उसके अंदर ये है कि आप अपना जॉब टाइटल या अपना डेजिग्नेशन लाजमी मेंशन करें। डेजिग्नेशन के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन यानी अपने एम्प्लॉयर का नाम लाजमी मेंशन करें। उसके साथ साथ टाइमलाइन, आपने कब से कब तक, किस सन, किस साल, किस मंथ से लेकर कब तक वहाँ पे जॉब की, ये चीज़ें ज़रूर उसमें मेंशन करें। उसके साथ साथ अगर आपने उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है, आपकी वहाँ पे कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, ये चीज़ें आपने उसमें तज़किरा अगर करना है, तो एक चीज़ का पहले ख्याल कर लीजिएगा कि आपने ओवरऑल अपने करियर की किन किन जॉब्स का तज़किरा सीवी में करना है। अगर आपकी करियर में बहुत ज़्यादा जॉब्स आपने की हैं, 8 से 10 टाइप की डिफरेंट जॉब्स आप कर चुके हैं अपने करियर के अंदर, तो कोशिश करेंगे उसके अंदर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जेडीज़ का तज़किरा कम से कम रखें, क्योंकि उसकी वजह से सीवी आपकी गैर मामूली तौर पे जो है लेंथी हो जाएगी और अनअट्रैक्टिव हो जाएगी। अगर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ जॉब्स कम हैं, आपने ज़्यादा जॉब स्विच नहीं की हैं, लेकिन एक इदारे में जहाँ पे आप जॉब करें वहाँ पे आपकी असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा रही हैं, तो फिर भी आपने कोशिश ये करनी है कि आप इस तरीके से उन्हें सम अप करें, समराइज़ करें कि कंसोलिडेटेडली 5 से 7 बुलेट पॉइंट्स के अंदर या 7 से 8 बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपकी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे एक्सप्लेन हो जाए। उसके अंदर भी आपने ख्याल करना है कि सेंटेंसेस, फ्रेजेस, लैंग्वेज, ग्रामर इस तरीके से इस्तेमाल करनी है कि उसको पढ़ने वाला फ़ौरन से पहले समझ जाए बेसिकली आपका कहने का क्या मकसद है। अगेन आई वुड से जॉब डिस्क्रिप्शन को या तो लिखें ही ना, लेकिन अगर लिखनी है तो उसे मुख्तसर लिखें और क्लीन, कंसाइज और ईजी टू अंडरस्टैंड अल्फाज के साथ लिखें। जॉब्स के बाद फ्रेंड्स आप सबसे पहले अपनी एकेडमिक्स को ज़रूर मेंशन करें। आपकी जितनी भी एकेडमिक्स की हेडिंग के अंदर आपकी तालीमी डिग्रियां हैं, उसके लिए आप प्रॉपर हेडिंग्स दें। उसके अंदर आप टेबल एक इंसर्ट कर लें जिसमें आप सबसे पहले डिग्री टाइटल मेंशन करें, उसके साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किससे की है, टाइमलाइन उसके साथ या ईयर ऑफ कंप्लीशन उसमें मेंशन करें, मार्क्स, ग्रेडिंग या CGPA जो भी आपकी उसमें एप्लीकेबल है वो इस पर मेंशन करें। और वो सारी चीज़ें आप इस तरीके से मेंशन करें कि आपकी लास्ट, लेटेस्ट या आखिरी डिग्री या फाइनल डिग्री जो है वो टॉप पे आनी चाहिए। इसके अंदर भी कुछ दोस्त मिस्टेक कर लेते हैं, कभी वो मैट्रिक को ऊपर लिख लेते हैं जबकि बाकी डिग्रियां वो नीचे लिख लेते हैं, जो कि गलत है। आपने उसको इस ऑर्डर में लिखना है कि आपकी जो फाइनल डिग्री है वो हमेशा ऊपर आए और सबसे लोएस्ट डिग्री जो है आपकी ओल्डेस्ट डिग्री जो है वो सबसे नीचे आनी चाहिए। तो मैट्रिक और इंटर है उसके लिए आपका तालीमी इदारे का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, बोर्ड का लिखना फिर भी ज़रूरी है। तो बोर्ड का नाम लिखें उसके अंदर। इसी तरह जो है आपने कितनी ग्रेड्स के साथ उसको पास किया या क्लियर किया, यह भी चीज़ उसमें ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग दें सर्टिफिकेट्स, शॉर्ट कोर्सेज, इस नाम से आप अलग से एक हेडिंग दें जिसके अंदर वो सारी आपकी अपनी इंफॉर्मेशन मेंशन करें जो कि डिग्री नहीं है, लेकिन आपने ड्यूरिंग एजुकेशन, ड्यूरिंग जॉब या ड्यूरिंग स्टडी आपने कोई शॉर्ट कोर्सेज किए, कोई ट्रेनिंग की, स्पेसिफिकली आपने कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास किए, कुछ भी ऐसा जिससे आपकी तालीमी काबिलियत में इजाफा हुआ हो, उसका तज़किरा आपने उस हेडिंग में करना है। उसके अंदर भी जो है आपने यही वाला फॉर्मेट या टेबल यूज़ करना है। इदारे का नाम, अपनी डिग्री का या अपने सर्टिफिकेट का पहले नाम लिखें, उसके साथ किस इदारे से वो किया गया, उसके साथ फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग के अंदर ईयर ऑफ कंप्लीशन, मार्क्स ऑब्टेन्ड और ये सारी चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी है। अगर आप दोस्तों इन दोनों चीज़ों की, दोनों हेडिंग्स या दोनों टेबल्स के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपकी डिग्री अनफेमिलियर है, आपकी डिग्री का टाइटल एक ऐसा टाइटल है जिन्हें कॉमनली नहीं समझ सकते लोग, तो उसको ब्रैकेट में ज़रूर एक्सप्लेन कर दें।
लाइक इन्वायरमेंटल साइंसेस की कुछ इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज हैं जिन्हें अमूमन आम पब्लिक इतना ज़्यादा नहीं समझ पाती। इस तरह पब्लिक हेल्थ के कुछ सब्जेक्ट्स इस तरह हैं जिनके लिए उन्हें एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। इस तरह एमबीए की कुछ ब्रांचेस इस तरह की हैं जिनके लिए अगर उन्हें एक्सप्लेन कर दिया जाए तो बेहतर है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे डिग्री टाइटल जो कि बआसानी समझ नहीं आ सकता, उसको ज़रूर एक्सप्लेन कर दिया करें। हो सकता है ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आपके लिए सीवी के लिए ना बने। दोस्तों, डिग्री या सर्टिफिकेट्स के फ़ौरन बाद आपने आपकी किन किन ज़ुबानों पे कमांड है उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप उसमें ज़रूर अपनी सीवी में ज़रूर मेंशन किया करें। अगर आप एक से ज़्यादा ज़ुबानों पर महारत रखते हैं तो उसके अंदर तीनों कैटेगरीज को ज़रूर मेंशन करें। लाइक आप उस ज़ुबान के मुतल्लिक लिखने में कैसे हैं, पढ़ने में कैसे हैं, बोलने में कैसे हैं। ये तीनों कैटेगरीज को अलग अलग डिफाइन करें। हो सकता है कुछ ज़बानें ऐसी लाइक इंग्लिश के मुतल्लिक अमूमन ये होता है बहुत से लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो है उनकी कमांड उतनी नहीं हो पाती। सो स्पोकन इंग्लिश के अंदर आप कन्वर्सेशन लिख दें कि कन्वर्सेशन लेवल है मेरा, और बाकियों के अंदर आप एक्सीलेंट लेवल अपना मेंशन कर दें, बट एक टेबल इंसर्ट कर दें वहाँ पर भी, और उसमें इस तरीके से जो है अपनी लैंग्वेजेस को मेंशन कर दें। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इसके बाद आपकी सीवी में आ जानी चाहिए, वो ये है कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स। आपके पास ऐसी कौन कौन सी प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो कि उस इदारे को उस जॉब के लिए चाहिए। अगर उनका तज़किरा आप सीवी में नहीं करते तो उन्हें आपके पोटेंशियल का आइडिया नहीं होगा। सो आपकी जो जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो आपने उन्हें सब चीज़ों को सीवी में ज़रूर मेंशन करना है। उसके लिए आप थोड़ा सा नेट पे अगर स्टडी कर लें तो आपको सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स का जो है कॉम्बिनेशन या डिफरेंस समझ आ जाएगा। सॉफ्ट स्किल्स ज़रूर मेंशन किया करें। उसके अलावा आपके पास स्पेसिफिकली कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं जो भी हैं आप उसमें मेंशन करें। लेकिन अगेन इसमें एक चीज़ का ध्यान करना है, आपने पूरे को पूरे एक फहरिस्त इसमें इंसर्ट नहीं करनी है, उसके अंदर भी आपने लिमिटेशंस का ख्याल रखना है। मुख्तसरन अपनी स्पेसिफिकली उस जॉब से रिलेटेड और दूसरी अदर कॉमन स्किल्स को जो है आपने उसमें मेंशन करना है। तो स्किल्स या एक्सपर्टीज़ के फ़ौरन बाद आपने अपनी सीवी के अंदर अगर आपने ड्यूरिंग करियर, ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग स्टडी किसी भी किस्म की ट्रेनिंग्स ली हैं या ट्रेनिंग्स दी हैं, अटेंड की हैं या डिलीवर की हैं, दोनों कंडीशंस के अंदर आपने उनका तज़किरा भी अपनी सीवी में करना है। उसके अंदर भी आपने ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लिखनी है कि भी आपने कितने दिन की ट्रेनिंग, कहाँ पर, किस इदारे से ली, और ऑब्जेक्टिव या टाइटल क्या था उस ट्रेनिंग का। ये 3-4 चीज़ें आप और उस टाइमलाइन भी उसके किस साल या किस ईयर या किस मंथ में वो ट्रेनिंग आपने एक्वायर की। जिन जिन टॉपिक्स पर आप ट्रेनिंग कर चुके हैं, ले चुके हैं या ट्रेनिंग डिलीवर कर चुके हैं। अगर ट्रेनिंग डिलीवर की है तो आपने उस टॉपिक पे या किन किन टॉपिक्स पे कितने कितने सेशंस डिलीवर किए हैं, कितने कितने पार्टिसिपेंट्स को डिलीवर किए हैं, ये आपने उसको इस तरीके से फ्रेज करना है कि वह 1 से 2 लाइन के अंदर ये सारी चीज़ एक्सप्लेन हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसको शॉर्टली एक्सप्लेन या एलैबोरेट नहीं कर सकते तो मुख्तसरन सिर्फ उस ट्रेनिंग का टाइटल डाल दें और उसका ड्यूरेशन मेंशन कर दें, एंड दैट्स इट। दोस्तों, सीवी के एंड में रेफरेंसेस लिखे जाते हैं। बहुत से दोस्त इस चीज़ को तरजीह देते हैं कि सिर्फ एक सेंटेंस लिख दिया जाए, रेफरेंस विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। ये बात भी ठीक है, इसमें कोई मजायका नहीं है ये फिक्र अगर लिख दिया जाए, क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी इदारे ने आपको हायर करना है, आपकी सर्विसेज एक्वायर करनी है या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाना है, वो रेफरेंसेस आपके इंटरव्यू के बाद वेरीफाई किए जाते हैं। अब रेफरेंसेस क्या हैं, जिन दोस्तों को नहीं पता मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उस इदारे में जाने से पहले, जिस इदारे या जिस जॉब के लिए आप स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हैं, उस इदारे से पहले अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे थे या आपने स्टडीज़ मुकम्मल की हैं, तो आपके पास प्रोफेशनली इस तरह के कॉन्टैक्ट्स ज़रूर होने चाहिए जो कि आपके रेफरेंस का बायस बन सके। रेफरेंस से मुराद क्या है कि वो इदारा उन लोगों को कांटेक्ट करेगा थ्रू ईमेल या कॉल, और पूछा जाएगा कि अभी स्पेसिफिकली आप मिस्टर नुमान या फलान जो भी है, आपका उससे रिलेशनशिप क्या है, आप उसे कितने अरसे से जानते हैं, वो आपके सबॉर्डिनेट रहे हैं, आपके स्टूडेंट रहे हैं, एज अ स्टूडेंट, एज अ सबॉर्डिनेट, एज अ कोलीग, एज अ फ्रेंड, आपका और उनका रिलेशनशिप कैसा था, उनका प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा था, प्रोफेशनल स्किल्स कैसी थी, कोर कॉम्पिटेंसीज के मतलब पूछा जा सकता है। वीकनेसेस भी पूछी जाती हैं कि उनकी चलो 1 या 2 वीकनेसेस भी हमें आप बता दें। तो अगर आपका रिलेशनशिप आप प्रोफेशनली इन्वायरमेंट के अंदर अच्छा होगा तो आपके एक्स बॉसेस या मैनेजर्स या टीचर्स जो हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे और वो जॉब मिलने के चांसेस आपके पास बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ अपने जहन में हमेशा रखिएगा कि रेफरेंस हमेशा उस बंदे का दीजिएगा जो कि रैपिड रिस्पॉन्सिव हो, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब ईमेल जाए तो ईमेल पर रिस्पॉन्ड वो करे, कॉल जाए तो कॉल वो अटेंड करे और थारोली अटेंड करे और प्रॉपरली इंटरटेन करे।
तो ये चीज़ें सोच समझ के दीजिएगा। बहुत बेहतर होता है कि अगर आप अपनी सीवी में लिख सकें रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के लिए भी जो है मैक्सिमम लिमिट 3 होती है, 3 तक आप दे सकते हैं रेफरेंसेस, 2 प्रोफेशनल 1 पर्सनल। प्रोफेशनल से मुराद क्या है? प्रोफेशनल से मुराद यही है कि आपके एक्स बॉसेस या करंट बॉसेस या मैनेजर्स, इसी तरह अगर आप तालीमी इदारे से बिलोंग करते हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं या फ्रेश स्टूडेंट हैं, तो अपने किसी टीचर का आप जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टीचर, मेंटोर, सुपरवाइज़र का नंबर या डिटेल आप दे सकते हैं। रेफरेंस के अंदर कुछ डिटेल्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1, नेम ऑफ़ दैट पर्सन, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन, किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इदारे में वो जॉब कर रहा है और उसका वहाँ पर टाइटल क्या है। ये 5 चीज़ें आपने उस रेफरेंस के अंदर ज़रूर मेंशन करना होती है अगर आप रेफरेंस मेंशन करें। 3 रेफरेंस से ज़्यादा आपने मेंशन नहीं करने और हद से ज़्यादा डिटेल उनकी नहीं देनी है। और उसके अंदर भी आपने वेरीफाई कर लेना है जिन लोगों के आप फ़ोन नंबर्स दे रहे हैं, फ़ोन नंबर्स उनके एक्टिव हों, अलर्ट हों और वो उन फ़ोन नंबर्स पे रिस्पॉन्स करने वाले हों। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप फील करते हैं कि जी सीवी के अंदर इसके अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने के लिए मेरी सीवी दुरुस्त बनी हुई है कि नहीं है, या इसके अंदर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है भी कि नहीं है, या किसी भी लेवल पे कन्फ्यूजन का शिकार हो, आप बहुत से कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बहुत से एक्सपर्ट लोग जो हैं सीवी रिव्यू की जो है सर्विसेज दे रहे हैं। इस्लामाबाद में भी कुछ इदारे हैं जिनमें से एक इदारे की डिटेल नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दी है, और ये की उनके फेसबुक पेज की डिटेल भी जो है मैं साथ में वीडियो में लगा रहा हूँ, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दे आर ऑथेंटिक, और अब तक हंड्रेड्स ऑफ द 100 सेटिस्फाइड क्लाइंट्स को इन्होंने सीवीज बना कर दी हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपनी जॉब स्विच कर ली, या स्टूडेंट थे तो एक अच्छी जॉब पे चले गए, या जॉबलेस थे तो उन्हें अपनी जो है रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड जॉब मिल गई। तो इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ मज़ीद जानना है सीवी के मुतालिक, और या फर्दर कोई और आपकी क्यूरी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कवर लेटर्स, और उसके बाद इंतज़ार कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जितने भी ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं हम उनके मुतालिक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई उनके ऊपर सीवीज़ बनाने का प्रोफेशनल एल्गोरिदम है क्या, वो काम कैसे करते हैं, बैकएंड पे उनकी आइडियोलॉजी क्या है, कौन से फार्मूलाज हैं जिनकी वजह से सीवीज़ उसके अंदर से फिल्टर होने से रह जाती हैं, कौन सी सीवीज़ हैं जो कि अच्छी सीवी होने के बावजूद रह जाती हैं, और कौन सी सीवी हैं जिनकी जो इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन फिर भी वो पास ऑन हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।